बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई तो है जो निज़ाम में मुमलकत चला रहा है। कहने वाले कहते हैं जो अक्सरियत में होने के बावजूद इंतखाबात नहीं जीत सके, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पॉपुलर जमात होने के बावजूद इक़्तिदार से महरूम रहे, जो सेनेट में अक्सरियत होने के बावजूद अपना चेयरमैन नहीं ला सके, वो कितनी ही अक्सरियत में क्यों ना हो, वो हुकूमत को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग समेत कोई भी बिल पास कराने से कैसे रोक सकते हैं। अपोजिशन का अक्सरियत के बावजूद नाकाम हो जाना इस बात का सबूत है कि है कवाकब कुछ, नजर आते हैं कुछ और। लोग हैरान और परेशान हैं कि नंबर गेम में कम होने के बावजूद हुकूमत मजबूत क्यों है और अपोजिशन सेनेट और कौमी असम्बली में नंबरों की मजबूती तादाद ज्यादा होने के बावजूद नाकाम क्यों हो रही है। लोग ये समझते हैं कि अपोजिशन हुकूमत से मिली हुई है या फिर डरी हुई है और अंदर खाते अपने जराइम माफ कराना चाहती है, रियायतें और रिलीफ मांग रही है। सवाल ये है, अगर रियायतें और रिलीफ हुकूमत नहीं देना है तो फिर अपोजिशन को हुकूमत गिराकर खुद इक़्तिदार में आने की कोशिश करना चाहिए और अपोजिशन इसका अच्छा खासा तजर्बा रखती है। छांगा मांगा से लेकर ब्रीफ केस की सियासत में तजर्बा रखने वाले लोग आखिर क्यों नाकाम हो रहे हैं, तो इसका जवाब बहुत से लोगों को तो मालूम है और जिनको नहीं मालूम वो पाकिस्तान के सियासी हालात से खुद को लाइलम रखना शायद ज्यादा बेहतर समझते हैं। कल जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ उसने एक और नई तारीख रकम कर दी है, जिसने हमें यह बता दिया है कि जरूरी नहीं कि आप अक्सरियत में हो, अकलियत में रहकर या तादाद में कम होने के बावजूद अगर मेहरबानों की मदद शामिल हो तो फिर किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेनेट में 102 और कौमी असम्बली की कुल सीटें 342 है। हुक्मरान जमात को कौमी असम्बली में 16 नशिस्तों की बरतरी हासिल है, जिसमें इत्तेहादी जमातें भी शामिल हैं, जबकि सेनेट में अपोजिशन के पास 26 मेंबरान की अक्सरियत है, जो मजमूई तौर पर सेनेट और कौमी असम्बली में यानी ज्वाइंट सेशन में अगर देखा जाए तो अपोजिशन के पास 10 मेंबरान की बरतरी हासिल थी। इसके बावजूद सेनेट से मुस्तरद होने वाले एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल समेत कई बिल हुकूमत ने पास करा लिए, जिसकी अपोजिशन ने मुखालफत तो की लेकिन उसे रोक नहीं सके। सवाल ये नहीं कि यह बिल पास होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, अपोजिशन को हुकूमत के साथ मिलकर यह बिल पास करना चाहिए था ताकि दुनिया को एक मुस्बत पैगाम जाता है। ये बिल मुल्क की सलामती के लिए इंतहाई अहम बिल है और दुनिया को जब ये हम ज्वाइंट सेशन में अगर पूरी पार्लियामेंट मिलकर इस बिल को मंजूर करती तो दुनिया को ये एहसास होता कि पूरी कौम करप्शन और दो नंबरी के खिलाफ है। लेकिन अपोजिशन ने इसकी बाद शिकों में तरामीम की तजावीज़ दे दी जो हुकूमत ने रद्द कर दी। बज़ाहिर वो तजावीज़ मुनासिब है और आज जिन तजावीज़ के साथ हुकूमत ने यह कानून पास किया है, कल को यही कानून उन लोगों पर भी लागू होगा जो आज हुकूमत में है, तो क्या इनका भी वही हाल नहीं होगा जो आज नैब को शेल्टर देने वालों को हो रहा है। आज वो कंबल से जान छुड़ाना चाहते हैं लेकिन कंबल उनकी जान नहीं छोड़ा, तो कल को ये कंबल उनके गले भी पड़ेगा जो आज कंबल को गले लगाए बैठे हैं। तो अपोजिशन की अक्सरियत और बिल की मुखालफत करने के बावजूद हुकूमत कामयाब हुई है, तो हुकूमत का ये हक है कि वो अपनी कामयाबी का जश्न मनाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये कामयाबी पार्लिमानी रवायात के ऐन मुताबिक हुई है, मेरिट पर हुई है, तो ठीक है, लेकिन अगर इसका जवाब नफी में है और इस पर सवालिया निशान है तो ये बात एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अपोजिशन के लिए अच्छी खबर ये है, बल्कि हौसला अफजा बात यह है कि 20 सितंबर को जो APC हो रही है और कल के इजलास के बाद उन्हें यह भी मालूम हो गया है कि हुकूमत बहुत ही कमजोर बुनियादों पर खड़ी है, नंबर गेम बहुत ही कम है और ये इतनी कमजोर बुनियाद है कि अगर हवा मुखालिफ समत में चली गई तो जरा से झोंके से गिर सकती है। तो कल के इजलास ने अपोजिशन की हालत को तो एक्सपोज किया ही है, लेकिन और भी बहुत कुछ खुलकर सामने आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी अली नवाज अवान इसी हवाले से बात कर रहे हैं। कल कौमी असम्बली में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून मंजूर कराया गया तो हुकूमत को भी अपोजिशन पर चढ़ाई का मौका मिल गया। देखते हैं कि क्या फरमाते हैं अली नवाज अवान साहब।
नहीं पास होने देंगे, और बजट डबल नंबर से पास हो जाता है। इसी तरह ये कहते हैं, जिस तरह आपने बड़ी बात की, हम बिल लेके आ रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा जो सेनेट के इलेक्शंस में हुआ था, हमने अपने 25 मेंबर्स एमपीए फारिग किए थे। इन्होंने कहा था हम बंदे बताएंगे, आज तक इन्होंने कोई बंदे नहीं बताए। देखें, हाई मॉरल ग्राउंड लेना बहुत अच्छी बात होती है, पर हाई मॉरल ग्राउंड के पीछे आप कर क्या रहे हैं? कहते हैं वो कि अल्फाज सिर्फ काउंट नहीं करते, प्रैक्टिकल अमल काउंट करते हैं। तो ये इतना बड़ा, इसी तरह थे हमारे नंबर शुरू से इसी तरह है। हम तो अपने नंबर्स पे हमेशा से खड़े हुए हैं। असल तो इनका मसला है, आई डोंट नो इनके बंदे क्यों नहीं आते, इनकी लीडरशिप क्यों नहीं आती, इनके दोनों का जो आपस का मसला मसाइल है, जमात इस्लामी को हेड बना देते हैं, या आपस में कंफ्यूज है। असल ये चीज़ है, क्या जो काम था लेजिस्लेशन वो हुआ? क्या हमें ये देखना है कि हम फैटिफ लिस्ट में चले जाते हैं, ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं? अब हम उस ब्लैक लिस्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हम निकल आएंगे ग्रे लिस्ट से, इंशाल्लाह ताला हम व्हाइट लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। एक बिल आज सेनेट से, एक बिल एक सेनेट, ये सारी चीजें आज सेनेट से एक बिल रिजेक्ट हो गया है, वो भी दोबारा आना है वापस। तो बिल्कुल, देखे ना, पहले क्या सबसे बड़ा हामिद भाई मसला आ रहा था, लेजिस्लेशन नहीं हो रही थी, हमें अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाने पड़ रहे थे। आपको पता है कितना हम पे तनकीद हो रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बिल आज पास हुए हैं। मतलब एक हमने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 6 से 9 करने हैं, वो सेनेट ने रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा पीएमडीसीएम क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, हमने पीएमसी बनाई, वो सेनेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह ये सर्विंग मैपिंग की बात कर रहे हैं, ये सारे लेजिस्लेशन हुई है। अब 90 डेज में या तो इस पर फैसला नहीं हुआ या सेनेट ने इस पर रिजेक्ट कर दिया। आप बिल्कुल तनकीद कर सकते हैं, फोरम मौजूद था, आप बिल्कुल करें, बट जो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, आप काम कर नहीं सकते, सिर्फ आके टीवी शो पे ऑपोजिशन करनी है, ओके गॉन, हम तो नहीं इस पर। मलिक साहब, ये जो देखिए, सवाल तो बहुत से हैं, और सवाल ये भी बनता है कि अगर हुकूमत तादाद में कम होने के बावजूद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल पार्लियामेंट से पास करा सकती है, तो फिर ये काम इससे पहले क्यों नहीं किया गया? 2 साल से हम देख रहे हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस आ रहे हैं और एक के बाद एक आ रहे हैं, तो फिर सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए डंग टपाव कवानीन क्यों लागू किए जा रहे हैं? क्या ये समझा जाए कि इससे पहले जानबूझकर पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी नहीं की जा रही थी कि कहीं खुदा ना खास्ता मुस्तकिल बुनियादों पर कोई कानून मंजूर ना हो जाए और लेने के देने न पड़ जाए? सादी ऑर्डिनेंस तो एक मखसूस मुद्दत के बाद खत्म हो जाता है, इसके बाद उसे एक्सटेंड करने के लिए दोबारा ऑर्डिनेंस लाया जाता है। तो सवाल ये है कि जब अपोजिशन मुनकसम थी, अलग अलग थी, लेकिन अपोजिशन में सारी जमातें मौजूद थी, तो आज तो अपोजिशन बिल्कुल मुत्तहिद हुई बैठी हैं और एपीसी और पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। लेकिन जब अपोजिशन बहुत ज़्यादा मुत्तहिद नहीं थी और उस वक्त लग रहा था कि कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, उस वक्त भी पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी की कोशिश क्यों नहीं की गई? उस वक्त तो कौम को यह बताया गया था कि अपोजिशन की वजह से कानून साजी नहीं हो रही, अपोजिशन कोई कानून नहीं बनने देती। तो सवाल ये है, और सादा सा सवाल है, कि आज फिर ये मजबूरियां कैसे खत्म हो गई? आज बिल कैसे पास हो रहे हैं? या तो कल गलत था जो जवाज इख्तियार किया गया, या जो आज हो रहा है वो दुरुस्त नहीं है। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दानिश्वर हैं, मुजीबुर रहमान शामी। देखते हैं कि नुक्ता नज़र में उनका नुक्ता नज़र क्या है। मोटरवे के हवाले से कुछ शामी साहब ने भी अहम बातें की, देखते हैं वो क्या फरमाते हैं। नहीं महफूज रखा, अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। आप ये देखें ज़ैनब, बहुत शुक्रिया बहन, अल्लाह ताला आपका मोटरवे का हाल है। जी जी जी, जहां इतनी लर्जा खेज वारदात हो चुकी है, फिर इन अदारों की, इनके सरबराहों की, इनके एहलकारों की, इनके जिम्मेदारों की बेहिस्सी का ये आलम है। और जो हमारे मुराद सईद साहब जो इनके वजीर हैं मवासलात के, वो असेंबली में गुफ्तगू करते हैं, लोगों के ऊपर ताने तोड़ते हैं। उनको तौफीक नहीं हुई कि आके यहाँ एक दौरा करें, एक जगह देखें खुद आके। और अभी मुझे कैप्टन उमर मियाँ का मैसेज आया है, वो हजारा मोटरवे पे थे, वो शुमाली इलाका जाते होके वापस आए। कहते हैं उस मोटरवे पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप मुल्तान का मोटरवे खोल दिया गया है, वहां कोई सर्विस एरिया चालू नहीं हुआ, महीनों गुजर गए हैं। और ये सारे लोग सिर्फ एक दूसरे को गाली देने में और एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। अपोजिशन और हुकूमत जो है एक दूसरे से दस्तों करीबा हैं और इनको ये फुर्सत नहीं है अपने फराइज अदा करें। अब वजीर मवासलात ने दौरा नहीं किया यहाँ का, हालात नहीं देखे,
और वही का वही मामला है। तो खुदा के लिए इसको बंद ही कर दे। ये वजारत खजाना ने अरबों रुपए अब जिन बेचारों के खेलने कूदने के दिन थे, उनके कंधों पर अगर आप भारी जिम्मेदारी डाल देंगे तो फिर नतीजा तो ये निकलेगा। वैसे तो तजर्बाकार लोगों का भी को बहुत ज़्यादा अच्छा हाल नहीं है, इसी किस्म का हाल है। वज़ीर रेलवे को रेलवे का नहीं पता कि रेलवे किधर जा रही है, आए दिन एक्सीडेंट। वज़ीर दाखिला वो भी हाल खाल नज़र आते हैं, और दाखिली सूरत हाल वो मैंने बताई दी कि कैसी चल रही है। और वज़ीर तिजारत तो उन्होंने तो कसम उठाई हुई कि तिजारत पे आकर कोई बात नहीं करनी। तो ना तजर्बाकार लोगों से हम क्या शिकवा करें। अब मुराद से बेचारे यंग हैं और अभी उनका तजर्बा नहीं है, और बदकिस्मती ये है कि बहुत से वज़रा की ड्यूटी उस लॉन्ड्री में लगी हुई है जिसमें रोज़ाना आपोषण की धुलाई की जाती है, और ये बजाते खुद बहुत बड़ा काम है, रोज़ाना भाषण देना पड़ता है। अब ज़रा रियलिटी पे आ जाए तो रियलिटी क्या है, वज़ीर मौसलात की जिम्मेदारी क्या है। ये जो कौमी शाहराहें हैं, नेशनल हाईवेज है, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, यहाँ पे आवाम के सफ़र को महफूज बनाना ये वज़ीर मौसलात की जिम्मेदारियों में शामिल है। इसके बाद सियालकोट मोटरवे, इसका अगर जिक्र करें तो हादसे के बाद ये बात खुलकर सामने आ गई है कि वो मोटरवे गैर महफूज है, वहाँ डाकू या डकैत बड़े लोगों को लूट चुके हैं। ये तो पहला वाकया, पहली खातून है जिसके बारे में ये बात खुलकर सामने आ गई, उससे ज्यादती हुई है। तो अल्लाह जाने कितने लोगों को लूटा जा चुका है, कितनी खवातीन की इज्जतें लूटी गई होंगी, जो बेचारी अपनी बदनामी के खौफ से शायद जुबान बंद हो गई होगी, उनकी नहीं बोल रही होंगी। ये नहीं हो सकता कि पहली दफ़ा हुआ है। तो होता क्या है कि मोटरवे दुनिया में जिन मुल्कों में बनती हैं वो शहरों से नहीं गुजारी जाती, वो शहर के बाहर से गुजारी जाती है। निस्बतन गैर आबाद इलाके होते हैं, जंगल बयाबान। अब उसको महफूज बनाना ये हुकूमत का काम है, ये वजारत मौसलात की जिम्मेदारी है कि उसको मेक श्योर करे, उसको कॉर्डन करे, दोनों तरफ से बंद करे, पेट्रोलिंग और मौसलात के राब्तों को मौसर बनाए। अब हमने ये सुना है कि वहाँ पे तो पेट्रोलिंग के लिए 10 लीटर पेट्रोल दिया जाता है, तो पुलिस 10 लीटर में कैसे वहाँ पे पेट्रोलिंग करेगी। तो मुल्तान मोटरवे का भी यही हाल है, रायविंड मोटरवे, ये जो सियालकोट मोटरवे, इसका भी यही हाल है। अब एक ही मोटरवे जो मियाँ साहब ने पहली दफ़ा बनाई थी, लाहौर से जो पिंडी जाती है, वो मोटरवे ऐसी है जिस पर आप कह सकते हैं कि सफ़र किसी हद तक महफूज है, और वो कवर्ड है दोनों जानब से। आप देखें आपको एंट्री नहीं मिलती, तो प्रॉपर तरीके से वो मोटरवे नज़र आती है, कोई फालतू चीज़ एंटर नहीं हो सकती। तो पेट्रोलिंग का निज़ाम भी मौसर है। लेकिन मुल्तान हो या सियालकोट हो, ये हमने बनाई तो खैर मियाँ साहब ने थी, लेकिन जिन्होंने उसका इफ्तिताह किया उनको ये मैकेनिज्म समझ में नहीं आया कि मोटरवे को कैसे सिक्योर करते हैं। अब किसी जगह पे पेट्रोलिंग नहीं है, किसी जगह पे टेलीफोन टावर नहीं है, यानी कोई हेल्प भी नहीं मांग सकता है। बहुत सी जगह ऐसी है, बहुत से लोगों ने बताया कि वो किसी जगह पे टेलीफोन सिग्नल छोड़ देता है, अगर वहाँ पे कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार है। तो इस संगीन वाक़े के बाद भी सिर्फ आपस में बयानबाजी हो रही है, कोई जाके वहाँ पे नहीं देख रहा कि क्या वहाँ पे पेट्रोलिंग शुरू हो गई है या उस जगह को महफूज बना दिया गया है। कोई चक्कर नहीं। यहाँ पे लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पुराना इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाज़िर खिदमत है। कल अपोजिशन को कौमी असम्बली और सेनेट के जॉइंट सेशन में नाकामी का सामना करना पड़ा। बहुत से लोग इस पर खुश भी हैं, बहुत से नाराज़ भी हैं, संजीदा भी हैं, रंजीदा भी हैं। इरशाद भट्टी साहब का तबसरा सुनते हैं इसके ऊपर कि वो क्या फरमाते हैं। डबल मुबारक हो अपोजिशन को कि वो एक मरतबा अपोजिशन फिर सुरखरू हुई और कामयाब हुई, झंडे लहराती हुई वॉकआउट करके गई। ये चौधरी सरवर जब गवर्नर साहब थे तो वो सेनेटर बने थे, तो उस वक़्त अगर ये कुछ कर लेते तो चेयरमैन सेनेट के मामला ना दरपेश होता। चेयरमैन सेनेट पे अगर वो जो बकौल परवेज़ रशीद 14-15 बंदों ने छुरा घोंपा था उनका कर लेते, तो आज ये काबिल एहतराम जो 26 या 36 या 10 लोग हैं वो तशरीफ़ ले आते। तो बात यह है कि ये हमें तो बताया गया था कि ये फैटफ का एक है रिक्वायरमेंट, फैटफ की फॉर्मेलिटी है या फैटफ की मजबूरी है या फैटफ की ये एक रिक्वायरमेंट है। और अगर ये फैटफ की नहीं है
तो फिर तो आज इस अपोजिशन को मेरा ख्याल है रिज़ाइन करके घर चला जाना चाहिए। इस अपोजिशन क्या होती है? शेडो गवर्नमेंट होती है। सबसे बड़ा इनको ख़तरा क्या है? यानी आसिफ अली जरदारी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हमारे खिलाफ बिल यूज़ होगा और हमारी मनी लॉन्ड्रिंग पे होगा। जो आज इमरान खान साहब ने कहा मे फेयर्स फ्लैट और वो जो साइकिलों का कारोबार और मर्सिडीज़ का शोरूम और गवाल मंडी वाले, सारी बातें मान ली जाएं तो अब ये फिर इसका मतलब है कि ये बेबस हैं बेचारे। अगर ये बेबस हैं बेचारे तो ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ तकरीरें, भाषण, तकरीरों पे तकरीरें, तकरीरों पे तकरीरें, तकरीरों पे तकरीरें अगर आप नहीं कर रहे। लेकिन तो भट्टी साहब, ऑपोजिशन तो मेजॉरिटी में होकर भी माइनॉरिटी में है, तो वो तो बड़ी बेबस ऑपोजिशन आई आपकी दफा, तो जो भी रीजंस है। हाँ, मैं अब मैं क्या करूं? कोई ग्लूकोज है कि बोतल है तो मैं जाके, मुझे अगर आप फरमा दें तो मैं लगा देता हूं उनको। कोई बंदे अगर पहुंच, देखिए, अपोजिशन को ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, अपोजिशन को आज़ादी की जरूरत है। जब खेल का मैदान ही नहीं है तो खिलाड़ी खेल क्या खाक दिखाएगा? जब तक अंपायर मैदान में नहीं उतरेंगे तो खेल शुरू नहीं होगा। तो इस वक्त सूरत हाल यही है, अपोजिशन को ना खेल का मैदान मुयसर है, लेकिन ना अंपायर मैदान में उतरने का इशारा दे रहे हैं। तो पंजाबी का एक मुहावरा है कि चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। अपोजिशन के बकौल उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही है, तो क्या वो तकरीर भी ना करें, भाषण भी ना दें, दिल के फफोले भी ना फोड़ें? क्योंकि मालूम तो सबको अच्छी तरह है, और ख़ासकर अपोजिशन को ये बात अच्छी तरह मालूम है और इस बात का उन्हें एहसास है कि तहरीक चलाने का वक्त नहीं और इन हाउस तब्दीली के हालात नहीं। तो जितनी अपोजिशन मरी मरी नज़र आती है, अवाम का तो उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। तो महज ग्लूकोज से कुछ नहीं होगा। अब हुकूमत के हमायती मीडिया का ये इस्तेहकाक है, ये हक है उन लोगों का कि वो खुशियाँ मनाएं, बढ़के मारें। क्योंकि कुछ ही अर्सा पहले कहा जा रहा था कि जी का जाना ठहर गया और हुकूमत शायद इतनी मजबूर नहीं है कि इन हाउस खुद को सस्टेन कर पाए। लेकिन ये जो बिल पास हुआ है, इसने हुकूमत को स्ट्रेंथन तो किया है और बहुत से लोगों के नज़दीक अपोजिशन नाकाम हो गई है। लेकिन वो कहते हैं ना, जो कुछ होता है अच्छे के लिए भी होता है। तो बहुत से लोगों को ये बात मालूम हो गई है कि अक्सरियत होने के बावजूद नाकामी इसलिए हो रही है कि मुखालिफ टीम को वॉक ओवर की सहूलत मुयसर है। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कर रहे हैं अली नवाज अवान, वज़ीर के मावन ख़ुसूसी, और साबिक़ गवर्नर सिंध ज़ुबैर गुफ्तगू कर रहे हैं। काशिफ अब्बासी के साथ देखते हैं कि मौज़ूए सुख़न क्या है। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर मजीद बहस ना करें, तो हमारा तो ये बताएं मियां साहब वापस नहीं आएंगे? ज़ुबैर भाई से पूछ रहे, मनी ट्रेल दी है आज तक कि नहीं दी? बस किस चीज की मनी ट्रेल? एक चीज वो ओन ही नहीं करते तो मनी ट्रेल किस चीज की दे? कहाँ रह रहे हैं नवाज शरीफ साहब आजकल? रह कहाँ रहे यार? वो उन्होंने ये, मेरा ख्याल है एतजाज ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत कहा था। वो रह कर रहे हैं, उन्होंने इससे तो सुन तो ले, अदनान के पास रह रहे हैं भाई, सुन तो ले गाइस। एंड वो कौन सा उनका जो हॉस्पिटल है वहां एडमिट है, रह कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना, उन्हीं अपार्टमेंट्स में रहने जिसका झगड़ा था। द ओनली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो सुन ले, द ओनली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज कि मियां नवाज शरीफ नेवर owned those apartments, never sent money। वो आप कह रहे हैं मियां शरीफ ने खरीदे थे ये अपार्टमेंट कि जी यहां से आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है। दिस वाज द केस। मियां सर जुबैर साहब मियां शरीफ साहब ने खरीदे थे अपार्टमेंट? यार अगर वालिद साहब ने खरीदे थे ना, मैं अपने वालिद साहब के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं ना। अगर नहीं बताएं, कहें हाँ उन्होंने खरीदे मनी ट्रेल, हाँ आप सिर्फ ना कहते हाँ मियां शरीफ साहब ने खरीदे। जी उन्होंने ही खरीदे थे। नवाज के 5 इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा जिसमें उसने कहा मैंने खरीदे थे। मैंने 2005 में कहा था फैमिली के बाद। सर नहीं, मैं आपको सुना दूं। काशिफ अब्बासी, आप सिर्फ इस सवाल का जवाब बता दें। ये है वो जरा काशिफ आप इस सवाल का जवाब बता दें कि जब जेआईटी का पहला क्वेश्चन था कि 72 में गल्फ स्टील कैसे खरीदी? अच्छा, आपने बताई थी किसने खरीदी थी? यार चल भाई, आप उनको वापस नहीं ला सकते। पहले साहब का ये ख्याल है वो मियां साहब से देखिए, बात ये है, आपने सियासत करनी है पाकिस्तान। आप जो कह रहे हैं कि आप सारे सियासत कर रहे हैं, आपने आप ये कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है और आपको सजाएं गलत मिली है, तो आपका जो ग्राउंड है वो पाकिस्तान है।
मॉरल ग्राउंड्स पे जो आपने कहा था पाकिस्तान जाने से पहले लड़ मर जाऊंगा, लेंगे, बाहर नहीं जीत जाएंगे, जाऊंगा, वक्त के फिर तनासुब किसी से। के मनाने पे आप बाहर चले गए, आप वापस आए और आपके भाई, जितने हाईजैकिंग गलत केस केस में समझते 2000 हैं। में मुझे सजा क्लोज हुई करना थी, प्रोग्राम 2008 में मैं ठीक हो गया प्रोग्राम था। याजीन अल्लाह हाफिज। पहले कहते थे खुदादा वास्ता मियां साहब बाहर चले जाओ, इलाज कराओ, अब कहते हैं वापस आओ और जेल जाओ। तो नवाज शरीफ जो ना खुद से बाहर गए थे ना वो खुद से वापस आ सकते हैं। अब तो नवाज शरीफ डॉक्टरों के रहम करम पर है। अगर वो चाहे भी कि उन्होंने सफ़र करना है, पाकिस्तान वापस जाना है, तो उन्हें कौन आने देगा भाई? एक मरीज को कौन रिस्क लेगा कि उसे ट्रैवल कराया जाए? तो सवाल ये है कि एक ऐसे शख्स को जिसे आपने इलाज के नाम पर बाहर भेज दिया है और जानते पूछते बाहर भेजा, फिर ये शोर मचाया कि वो डील करके बाहर गए। ये तो कोरोना आ गया और ये अल्लाह की तरफ से आया कि पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया। तो हमने पाकिस्तान में भी देखा और पूरी दुनिया में ये हुआ कि डॉक्टरों ने दूसरे केसेस लेना बंद कर दिए। अस्पतालों में इमरजेंसी में भी सिर्फ कोरोना डील हुआ, बाकी केसेस लोग ले ही नहीं रहे थे। डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं आ रहे तो केस क्या लेते? दुनिया घरों में बंद बैठी थी, दुनिया कोरोना से निपटने में लग गई। तो नवाज शरीफ लंदन में थे, उन्हें अमेरिका जाना था, उनका ऑपरेशन अमेरिका में होना, लंदन में नहीं होना, लेकिन वहां से उन्हें ज़ाहिर टाइम नहीं मिला। दुनिया में अब तक सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका में कोरोना का शिकार हो रहे हैं, तो मियां साहब अमेरिका नहीं जा सके। तो अब भी अमेरिका में कोरोना की वबा पूरे अरूज पर है। तो सवाल ये कि इलाज कहाँ से कराते? तो वीडियो लिंक पर वो डॉक्टर से कनेक्टिविटी में थे, डॉक्टरों ने जो हदायत देते थे वो उस पर अमल करते रहे, तो इसी वजह से वो कुछ स्टेबल लग रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली उनका ऑपरेशन होना है और ऑपरेशन अमेरिका जाने के बाद होना है। और इतलात ये है, बड़ी हद तक लोग कहते हैं उनकी फैमिली के लोग कि अगले 3 से 4 हफ्तों में वो अमेरिका चले जाएंगे और उनका वहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा। तो हुकूमत के हवाले से मेरा मौक़िफ़ ये है कि अगर हुकूमत ने नवाज शरीफ को बाहर भेजकर हाई मॉरल ग्राउंड लिया था तो रहने देते। नवाज शरीफ ने क्या कह रहे हैं? तो एक बंदा बेचारा अपना इलाज कराने गया है, वो इलाज कराएगा या सियासत करेगा? साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा मुल्क की इकॉनमी के हवाले से बात कर रहे हैं, हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आरिफ निज़ामी के साथ गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर हफीज़ पाशा क्या कहते हैं, वॉच दिस। मामले में कंसिस्टेंसी जरूर दिखाई है। अलबत्ता हुआ यह है कि कुछ परेशानी की वजह से एक वक्त पे बहुत ज्यादा इक़दामात ले लिए गए, तो उसके नतीजे में ये टारगेट तो हासिल हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 3 अरब डॉलर पे आ गया, मगर उसको हासिल करने के लिए हमें बहुत सख्त कीमत अदा करनी पड़ी। लोगों की आमदनी में इजाफा नहीं हुआ, बेरोजगारी में इजाफा हुआ, और सबसे अफसोसनाक चीज यह है कि अफरात ज़र में खास तौर पे बहुत इजाफा इसलिए हुआ कि रुपए की कदर हमने बहुत गिरा दी। तो उस लिहाज से हमें कंसिस्टेंसी तो नजर आती है, मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि कोविड-19 के असरात जो हैं वो कुछ कम हो रहे हैं, मगर हैं। मेरा ख्याल ये कि ये बजट जो पेश किया गया ये नामुनासिब बजट था। ना तो इसमें कोई इंसेंटिव है, ना कोई रिवाइवल की कोशिश है। एक अगर आप इजाजत दें तो बड़ा थका थकाया बजट है। तो इसमें अब वक्त आ गया है कि उसमें किया है, और अल्लाह के फजल से 90 की दिहाई में हम अपने टैक्स को, जीडीपी रेशियो को अपने रिफॉर्म्स के नतीजे में 13% जीडीपी का ले जा चुके थे। मुशर्रफ साहब के दौर में ये 10% पे आके गिर गया, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में वो 10% से भी बहुत कम हो गया था। अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ये बड़ा और 12% के करीब पहुंचा है। अब फिर से ये 10.5 पे आ गया है। आप सोचिए कि 15-16 साल पहले हम 13% पे जा चुके थे, इसलिए कि हमने मुनासिब रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए थे। अब वक्त आ गया है कि आप फिर से रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, और निज़ाम में जो खामियां हैं और फेलियर्स हैं, और जो आपने कंसेशंस और रिलीफ दिए हुए हैं अमीर तबके को, जायज तौर पर उनको हटाने की कोशिश करें। निज़ाम में एक तरह से इंसाफ का पहलू आना बहुत जरूरी है, इसलिए कि इस वक्त 70 से ज्यादा फीसद इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, डॉक्टर हफीज़ पाशा भी ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने अपने दौर हुकूमत में रिफॉर्म्स की थी, और उन रिफॉर्म्स की वजह से
टैक्स नेट में इजाफा हुआ था, और ये पिछले कई सालों की हिस्ट्री है। लोग उस वक्त टैक्स देते हैं जब लोगों की जेब में कुछ आ रहा हो, उनकी आमदनी में इजाफा हो रहा हो। लेकिन अगर आमदन में इजाफा ना हो, तो कहते हैं ना, टके दी आमदन नहीं और मिंड दी वेल नहीं। अगर आमदन में इजाफा ही ना हो रहा हो तो कोई टैक्स कहाँ से देगा? टैक्स का ताल्लुक सरासर आपकी आमदनी से होता है। अब आप मुशर्रफ का दौर हुकूमत देख ले, जो काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आता था, लेकिन टैक्स कलेक्शन बहुत ही नीचे चली गई। पीपल पार्टी के आखिरी दौर हुकूमत देख लें तो पीपल पार्टी का दौर हुकूमत एक मुश्किल दौर था, लेकिन ग्राफ गिरा। फिर मौजूदा हुकूमत का दौर ले लें, इसमें भी टैक्स वसूली में मुसलसल डिक्लाइन है। तो नवाज शरीफ के आखिरी दौर हुकूमत में, जिसके बारे में हम कहते हैं कि उसको अगर कंपेयर करें पिछले और आने वाले जो मौजूदा दौर है, तो इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सारे काम ऐसे हुए जो बेहतर थे। तो उनमें जो एक बेहतर काम हुआ वो टैक्स वसूली था, टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हुआ, और जो भी डॉक्टर साहब ने बताया कि 12% हुआ। आज वो टैक्स कलेक्शन 10% रह गई है। जबकि खान साहब ये कहा करते थे कि वो जब हुकूमत में आएंगे, उनसे पूछा जाता था कि आप जब हुकूमत में आएंगे तो कैसे हुकूमत चलाएंगे, आमदनी तो है नहीं। तो खान साहब कहा करते थे कि वो लोगों की गर्दनें पकड़ कर टैक्स निकालेंगे, लेकिन पता चला कि वो लोगों को ही निकाल रहे हैं। कोई माल कमाता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो खान साहब पूरी कौम को ये भी कहते रहे कि घबराना नहीं, लेकिन बकौल डॉक्टर साहब घबराहट में उन्होंने ऐसे इकदाम कर दिए हैं कि पूरी कौम को उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ी है। अब ये है वो मसला जिसके ऊपर हम बोलते हैं तो फिर कहते हैं जी आप क्रिटिसिज्म करते हैं। तो हकीकत ये है कि हुकूमत ने घबराहट में जो इकदाम किए उसका नतीजा आज बेरोजगारी, महंगाई और लोगों की बाइंग पावर में कमी है। तो हुकूमत अगर घबराहट का शिकार ना होती और इक़्तिदार में आने से पहले तैयारी की होती तो मईशत का ये हाल ना होता, लोगों पर मुसीबतों के पहाड़ न टूटते। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ते हैं रिपोर्टर में हमारे दोस्त, आपको पता ही मौजूद सुकन क्या होता है, तो देखते हैं कि इस दफ़ा उनके पास क्या खबरें हैं। यही है कि वहाँ से जो मुसद्दका इतलात आ रही हैं मुस्लिम लीग नून के कैंप से, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने इफ़ेक्टिवली पॉलिसीज़ और जो भी पोस्चर है, जो भी सियासी प्लानिंग है, अपने हाथ में कर ली है। और उन्होंने कहा कि अब जो मेरी पॉलिसी होगी वही मुस्लिम लीग नून की होगी। मियां नवाज शरीफ साहब को जो रहते मैंने दिलवानी थी इलाज के बहाने और इलाज के लिए, वो मैं दिलवा चुका हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मरीम नवाज़ जो है वो उनको पाकिस्तान से बाहर जाना है अगर अपने वालिद के पास, और सियासत से दस्तबरदारी करनी है इन लोगों ने, तो फिर चले जाएं। इससे अलावा इनका कोई रोल नहीं है। अब पॉलिसियाँ मैं कराऊँगा। और सबसे बड़ा ये है कि ये अपने बेटे हमजा शहबाज जो जेल में है उनको मिलने गए हैं 3 दिन पहले, उनकी तबीयत का हाल चाल पूछने और वैसे मिलने। तो उनको ये इन्होंने यहाँ जो हमारे ज़राए ने बताया कि कहा कि हमजा शहबाज साहब बुरा वक़्त गुजर गया है, अगर जल्द ही आपको भी आपके ताया के नक्शे कदम पर चलते हुए इलाज मुआलजे के लिए आपको पहले अस्पताल और फिर अस्पताल से घर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो यानी वो रहते मिल रही हैं। और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 90 MPs पंजाब असम्बली के 90 से लेके 110 तक जो है वो मेरे साथ हैं, और 50 से 60 MNA मेरे साथ है 84 में से। तो वो कहते हैं कि पार्टी अब जो है ना वो पॉलिसी होगी जो शहबाज शरीफ और उनके साथियों की होगी, और इसी पर अमल करेंगे। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि हमने FATF जो है या ये FATF जो भी, वो उसमें भी कोई रुकावट नहीं डालनी और अपनी सियासत करनी है। अलबत्ता अंदर के जो लोग हैं राजदान, वो कहते हैं कि कई जो चाइनीज़ कंपनीज हैं और टर्की की कंपनियां और कई मुल्कों से उनके जो एडवांस चेक्स इन्होंने लिए हुए हैं उनके भी फोटो कापियाँ जो है ना, काम कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। यानी कहाँ की खबर कहाँ मिला के, तो लगता यूँ है कि दोस्तों को आजकल खबरों की किल्लत है। वैसे तो मार्केट में खबरों की बहुतात है, लेकिन चूँकि खबरें उन्हें चाहिए होती हैं शरीफ फैमिली के हवाले से, तो उनकी लगता किल्लत है। या तो फिर वो लोग नाराज़ हो गए जो खबरें फराहम करते थे, या अब वो हमारे दोस्तों से खबरें छुपा रहे हैं। वरना तो हमारे दोस्त माशाल्लाह इनके बारे में मैं कहता हूँ कि बेडरूम की दीवारों से कान लगाकर खबरें निकाल लिया करते हैं। तो बहुत सी खबरें इससे पहले भी उन्होंने बेडरूम के अंदर से फराहम की, ये हो रहा है वो हो रहा है, फैमिली के अंदर क्या चल रहा है। अब
एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब तगड़े हो गए हैं, उन्हें रिलीफ मिल रहा है, वो अपने बेटे से मिले हैं और उन्होंने जाके हमजा शहबाज को कहा कि फिक्र न कर, बस तू अब बाहर निकलने वाला है। तो ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं? क्योंकि दूसरी तरफ देखें तो शहबाज शरीफ की अपनी बीवी और बेटी के वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं, तो ये कौन सा रिलीफ है? तो ये बात समझ में नहीं आई। और तीसरी बात घूम फिर के वही, यानी एक तरफ हुकूमत से सेटिंग हो गई या किसी और से हो गई तो रिलीफ मिल रहा है, दूसरा नया ग्रुप बना रहे हैं, तीसरा मुस्लिम लीग नून टूट रही है, चौथा ये करप्शन के सबूत भी मिल गए हैं। यानी समझ नहीं आ रही कि वो कहते हैं समझ नहीं आ रही आप किसकी तरफ है। तो यही सूरत हाल है कि इस पूरे को आप अगर दोबारा देखेंगे तो पता नहीं कहाँ से तान चली और कहाँ टूटी, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। आगे बढ़ते हैं और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, आजकल बड़े पॉपुलर हैं कामरान खान। उनकी पॉपुलरिटी की वजह भी आपको समझ में आ जाएगी जब आप ये क्लिप देखेंगे। वॉच दिस। कोरोना मैनेजमेंट के हवाले से और अब ताज़ा तरीन गैलप सर्वे कहता है कि पाकिस्तान के अवाम बहुत खुश हैं हुकूमती इक़दामात से। जिस तरह से कोरोना का मुकाबला किया हुकूमत ने, भरपूर और तबाहकुन लॉकडाउन के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन की जो स्ट्रेटजी अपनाई गई, जिस तरीके से टेस्ट किए गए, जिस तरीके से इसको संभालने की कोशिश की गई, इस पर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान एक बहुत ही सक्सेस स्टोरीज पूरे माहौल में नज़र आता है। हालिया गैलप सर्वे कहता है कि 73% पाकिस्तानी अवाम इमरान खान की कोरोना पॉलिसी की हिमायत करते हैं और वो इससे खुश हैं। सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी के एतबार से KP हुकूमत 68% अवामी हिमायत के साथ सबसे आगे इस सर्वे के मुताबिक, और सिंध हुकूमत 42% हिमायत के साथ सिर्फ बलूचिस्तान से बेहतर है। गोया कि सिंध की हिमायत जो है वो कम है। लोग ये समझते हैं कि सिंध में बिला जवाज़ ज़्यादती की गई है, जिसकी वजह से यकीनी तौर पे कोरोना के मर्ज़ में कंट्रोल करने में तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। इमरान खान को इस पूरे मामले में उनका बहुत बड़ा इम्तहान था, क्योंकि उनको अपनी कोरोना पॉलिसी की वजह से सियासी तौर पर अपोजिशन से बार बार तनकीद का सामना करना पड़ता था। हुकूमत सिंध उनके खिलाफ महाज बना के खड़ी हुई थी। बहुत मुश्किल सूरत हाल थी हुकूमत को, और इमरान खान को अपनी कोरोना पॉलिसी को डिफेंड करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल। अब पता नहीं कामरान खान किसी और मुल्क में रहते हैं या हम किसी और मुल्क में रहते हैं। वैसे तो कोरोना खुद भी परेशान है कि वो पाकिस्तान में आया क्यों। बेचारा कोरोना, उसे तो इल्म ही नहीं था कि हमारे यहाँ बड़े बड़े एक्सपर्ट मौजूद हैं जो उसकी एक नहीं चलने देंगे और कोरोना को दुम दबाकर यहाँ से भागना पड़ जाएगा। हमें तो अब पता चला है कि हुकूमत की जो असल सलाहियत है वो मेडिकल साइंस है। हम सियासत समझते रहे और भोले वाले अवाम ये समझते रहे कि खान साहब कहीं खुदा ना खास्ता मईशत ठीक करने आए हैं, या खुदा ना खास्ता रोज़गार देने के लिए आए हैं, या खुदा ना खास्ता वाकई तब्दीली ले आएंगे। तो असल काम तो ये था जो हमें पता ही नहीं था। हुकूमत तो आई ही कोरोना से निपटने के लिए थी। इसलिए तो कहते हैं कि बाद लोगों को अपनी सलाहियतों के बारे में खुद भी नहीं पता होता, यानी है कि वाकब कुछ नजर आते हैं कुछ और मेरी राय में तो अब पता लग गया है कि हमारी स्किल क्या है। हमने कोरोना को काबू किया, यूं फेंक दिया है, तो हुकूमत को इस स्किल से फ़ायदा उठाना चाहिए। अब इसकी एक्सपोर्ट करें, दुनिया के जिन ममालिक में कोरोना फैला हुआ है उन मुल्कों को अपनी खिदमात पेश करें। अमेरिका, मैं तो समझता हूँ बेवकूफ़ लोग हैं जिन्हें अभी तक ये ख्याल नहीं आया कि पाकिस्तान से कोरोना कैसे ख़त्म हो गया, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ख़त्म किया वही फार्मूला लगाएं। जो फार्मूला कामयाब होता है वो कहीं भी आप अप्लाई करें कामयाब होता है। तो जो पाकिस्तान में फार्मूला लगाया गया वो लैटिन अमेरिका में कैसे नहीं लग सकता, वो इंडिया में कैसे नहीं लग सकता, वो अमेरिका में कैसे नहीं लग सकता, जहाँ अभी भी लाइन लगी हुई है। पता नहीं उन्हें क्यों ख्याल नहीं आ रहा कि हमारी खिदमात हासिल कर लें। अब मेरे ख्याल में तो गैलप की इस रिपोर्ट के मुताबिक खान साहब ने जितना काम किया है, अगर मैं इसको सही मानूं तो फिर मेरे ख्याल में तो खान साहब को इस बार तो नोबल इनाम ज़रूर मिलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाज़िर होंगे मज़ीद खबरों, तबसरों, तस्जीहों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ़ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।